बहुजन क्रांति मोर्चा एवं भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। बहुत शार्ट नोटिस में आप सभी पत्रकार बंधु हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। इसके लिए सबसे पहले आप सभी को हम बहुजन क्रांति मोर्चा एवं भारत मुक्ति मोर्चा की तरफ से धन्यवाद व्यक्त करते हैं। साथियों, कल 9 अक्टूबर है और 9 अक्टूबर का जो दिन है वो बहुजन नायक मान्यवर काशीराम साहब का स्मृति दिवस है। उनके स्मृति दिवस के मौके पर 9 अक्टूबर को बहुजन क्रांति मोर्चा एवं भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से एक महारैली का भी आयोजन किया गया है। वो तमाम बातें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हमारे मान्यवर लोग उपस्थित हैं, आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे बीच में आदरणीय वामन मेश्राम साहब, जो कि बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक हैं और भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो हमारे बीच में उपस्थित हैं। उनके साथ ही साथ बहुजन मुक्ति पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय परविंदर प्रताप सिंह जी भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हैं। आप लोग अपनी बात रखेंगे तो मैं सबसे पहले माननीय वामन मेश्राम साहब, जो कि बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक हैं और भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको अनुरोध करता हूं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी के सामने अपनी बात रखें। माननीय मेश्राम साहब। माननीय पत्रकार बंधु, 9 अक्टूबर को मान्यवर काशीराम जी का स्मृति दिन है। इस स्मृति दिन के मौके पर हम लोगों ने एक महारैली का आयोजन किया गया है। इस महारैली में लगभग छोटे और मध्यम दर्जे के 25-26 राजनीतिक दल आमंत्रित है और उन लोगों ने आने के लिए सहमति दी हुई है। इतना ही नहीं, उन लोगों के द्वारा ये भी कहना है कि हम मिलजुल कर उत्तर प्रदेश के आने वाले चुनाव में गठबंधन बनाकर चुनाव लड़े। तो 9 तारीख की रैली के बाद बहुजन मुक्ति पार्टी के नेतृत्व में लगभग 25-30 छोटी और मध्यम दर्जे की राजनीतिक पार्टियां मिलकर एक गठबंधन का निर्माण किया जाएगा और उसकी घोषणा की जाएगी। इसकी प्राथमिक तैयारी के तौर पर उन दलों के तमाम नेताओं को वक्ता के तौर पर कल रैली में आयोजित रैली में निमंत्रित किया गया है और वो आएंगे। उन लोगों से बातचीत हो गई है। तो ये संक्षिप्त निवेदन इस मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारी तरफ से हम करना चाहते हैं। इस संबंध में पत्रकार बंधुओं को निवेदन है कि आप जो इस संबंध में सवाल जवाब पूछना चाहते हैं तो पूछने के लिए आमंत्रित है। आपके कोई सवाल हो सकते हैं। आपकी रैली कहाँ पर है? रमाबाई मैदान में। और मुख्य अतिथि कोई होगा? मुख्य अतिथि खलीलुर रहमान सज्जाद भवानी साहब है और उद्घाटक चौधरी विकास पटेल, जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो उद्घाटक है। तो वो कल आएंगे। मोहम्मद साहब, मेरा एक
जी, कि आप लोग वोट कटवा की भूमिका है या कौन सी भूमिका में है? क्योंकि जब चुनाव होते हैं तो इस तरीके का माहौल होता है कहीं पे भी, तो आप लोग एक संगठित गिरोह बना के आते हैं और फिर उस तरीके का जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अभी तक कहाँ रहते हैं आप लोग? इतने बड़े बड़े कांड हुए, इतनी सारी चीज़ें हुई, क्या उसमें आपकी भूमिका है? पत्रकार लोगों की जो भाषा है कि कोई दल जो है या तो वोट कटवा होते हैं या तो फिर किसी का साथ सहयोग करने वाले होते हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि ये जो शब्दावली है वोट कटवा वाली, यदि वोट कटवा के लिए लोग चुनाव ना लड़े तो राजनीतिक पार्टियों को मान्यता कैसे मिलेगी? मान लो 6% वोट हासिल करके अगर किसी राजनीतिक दल को राज्य स्तर की या राष्ट्रीय स्तर की मान्यता मिलती है तो वो तो वोट कटवा के नाम पर चुनाव लड़ेंगे, तभी तो 6% मिलेंगे उनको। और 6% किसी न किसी राजनीतिक दल के वो वोट हो सकते हैं। वैसे दूसरी एक महत्वपूर्ण बात जो आप कहते हो उसके अनुसार अगर हम वोट काटने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं तो क्या मतदाता बंधुआ मजदूर है राजनीतिक पार्टियों का कि वो आज़ाद है अपने इच्छा के अनुसार वोट डालने के लिए? वो तो बंधुआ मजदूर है नहीं। या किसी वोट को, वोटर्स को ज़बरदस्ती से वोट देने के लिए तो नहीं कहा जा सकता। वोट परसेंटेज के आधार पर राजनीतिक पार्टी की स्टैंडिंग बनती है और उसके आधार पर चुनाव के बाद भी प्रशासनिक स्तर पर अगर वो पार्टी के कार्यकर्ता काम करवाना चाहते हैं किसी अधिकारियों से तो उस पार्टी को कितना वोट पड़ता है उसके आधार पर उसकी अनक या उसकी दमक बनती है, जिसके आधार पर वो अधिकारियों से अपने लोगों के काम करवा सकता है। तो ये जो पत्रकार बंधुओं के द्वारा वोट कटवा और ये राजनीतिक शब्दावली मुझे लगता है लोकतांत्रिक नहीं है। क्या आने वाले समय में आप बसपा से गठबंधन कर सकते हैं? बसपा पिछले चुनाव में उनको 19 सीटें शायद चुनकर आई थी मेरे जानकारी में, और उसमें से अब 12 लोग छोड़कर चले गए हैं। तो वो तो राजनीतिक रूप से चूकी हुई पार्टी है। अभी शायद ये आखिरी ही मौका होगा ऐसा लग रहा है। समर्थन में आपने कई राजनीतिक दलों का नाम दिया है जी, इसमें बहुत से राजनीतिक दल ऑलरेडी कई गठबंधनों में हैं। आपके जानकारी में हो सकता है वो कई गठबंधनों में है, मगर हमारी जानकारी में ये करंट आज के डेवलपमेंट की बात आपको बता रहे हैं। डेवलपमेंट तो होती रहती है, आप तो जानते ही है। आप ही बोल रहे हैं कि ये कई कई जगह है, मगर हम जो आपको बोल रहे हैं वो करंट डेवलपमेंट की बात है। आप टेलीफोन करके ज़रा वेरीफाई कर लेना। आज की बात है ये। आज का समझ रहे ना आप, आज का अर्थ समझ रहे ना। मैं एक उदाहरण दूंगा, जैसे जयंत चौधरी का नाम आपने दिया है, तो ऑलरेडी सपा के साथ उनका गठबंधन। अभी मैं एक इंटरव्यू अखिलेश यादव जी का टीवी पर देख रहा था, नव भारत नया नया चैनल है ना, तो उन्होंने ये पूछा कि क्या मैं ये अपने चैनल पे घोषित कर दूं कि चौधरी के साथ जयंत के साथ आपका गठबंधन हो गया है? तो अखिलेश जी ने कहा नहीं नहीं होगा, हुआ नहीं है। आप पत्रकार हैं, आपके पास करंट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ये करंट इंटरव्यू की बात आपको बता रहा हूँ। सर, करंट इंफॉर्मेशन की बात अगर करें तो इसी तरीके का एक जो समूह है वो पिछले चुनाव से पहले भी बना था, और उसके जो घटक के मुखिया थे वो संजय निषाद जी थे, और आज वो सरकार के साथ हैं, और उस समय जो है वो सरकार का विरोध कर रहे थे। तो ये सारी स्थितियों और परिस्थितियों वाली बात है। हाँ, तो ये तो बात बराबर है। संजय निषाद के बारे में तो आपको ये भी जानकारी होगी कि अभी अभी जो मंत्रिमंडल में कुछ लोगों को शामिल किया गया, उनको भी शामिल करने की बात हो रही थी ना, उनको शामिल नहीं किया गया। एक स्टिंग ऑपरेशन किया गया, और एक स्टिंग ऑपरेशन में वो कुछ बातें कहते हुए राजभर जी के साथ दिखाई दे रहे हैं, और
वो स्टिंग ऑपरेशन के बाद बीजेपी ने उनको इस तरीके से मरोड़ा कि उनकी बोलती बंद हो गई और वो उप मुख्यमंत्री, मंत्री सब चुप हो गए। आपके सामने की कहानी है। अब वो बोल नहीं रहे कुछ भी, महिलाओं की बात और उनके कहने पर वोट लोग बीजेपी को डाल देंगे, ऐसा अभी मामला नहीं है। नवभारत टाइम्स की आपने अगर खबर पढ़ी होगी तो उसके और 13 दल है उसके जाति के निषादों के। नवभारत टाइम्स की अगर खबर आपने पढ़ी होगी तो 13 और है। ये क्या है नवभारत टाइम्स क्या है भाई साहब? मुक्ति पार्टी हाँ, तो आपने समर्थन किया है, ये आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आप कर रहे थे, तो समर्थन के लिए आपने बहुजन मुक्ति पार्टी ही क्यों चुनी? तो उन मुद्दों को, जो मुद्दे हम उठा रहे हैं, यदि वो पार्टी हमारे मुद्दों का समर्थन करती है मूल रूप से, तो उसका समर्थन हम लोग मुद्दों के आधार पर कर रहे हैं। मान लो कल उनकी सरकार आती है और उन मुद्दों पर काम नहीं करते तो उनके खिलाफ भी मोर्चा खोलने के लिए और आंदोलन करने के लिए हम आज़ाद है। हम कोई बंधुआ मजदूर है क्या? हम स्वतंत्र है भाई। भारत मुक्ति मोर्चा या बहुजन क्रांति मोर्चा कोई बंधुआ मजदूर संगठन नहीं है। आप लोगों को याद होगा 2 बार हमने भारत बंद करवाया। एक 5 मार्च 2019 को 13 पॉइंट रोस्टर के ऊपर, तो नरेंद्र मोदी को संसद में संविधान संशोधन करना पड़ा, याद है ना आप लोगों को। दूसरा 29 जनवरी 2020 को सीएए के विरोध में भारत बंद किया। प्रधानमंत्री और अमित शाह जी डेली सीएए 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 बोलते थे। वो 29 तारीख के बाद सीएए बोल रहे हैं क्या? अभी उनके गृह राज्य मंत्री को पार्लियामेंट में अपोजिशन पार्टी ने पूछा कि ये सारे देश भर में आप अमल करने वाले थे, इसकी कहाँ तक तैयारी आ गई है? तो मंत्री ने जवाब दिया कि सरकार ने अभी इस पर कोई विचार नहीं किया है। विचार करने तो दीजिए ना, मैं हूँ और दोबारा भारत बंद करने के लिए, मालूम है उनको। इस तरह की जानकारियां कम आ पाती हैं। अब आप लोग हमारा भारत बंद होकर एक सिंगल लाइन की खबर नहीं छापते, ये तो आप लोगों की जिम्मेदारी है भाई। भारत बंद होकर सिंगल लाइन की खबर आप नहीं छापते। उन्होंने इतनी सारी जिम्मेदारियां दे रखी हैं, कितनी निभाएं? अभी पत्रकार लोगों को सारे देश को चलाना है, ये बात तो अब सही है। उस देश में हमारा भी तो नंबर है भाई। राम जी, हाँ जी, इतनी पार्टियां मिलकर आप एक गठबंधन बना रहे हैं, तो सीटों का बंटवारा किस तरह से करेंगे आप? सीटों का बंटवारा तो आपस में मिलजुल कर सलाह मशवरे से होगा ना। हर पार्टी की जो अपनी स्टैंडिंग है, मान लो एक सिद्धांत है कि मान लो किसी ही पार्टी का 8 विधानसभा में प्रभाव क्षेत्र है, सिद्धांत, वो 4 जगह वो दूसरों का समर्थन करेगा तो उसको 4 जगह समर्थन देंगे दूसरे पार्टी वाले। सिंपल सिद्धांत है। मान लो उसका 8 जगह प्रभाव है, 8 ही जगह वो सीटें मांग रहा है, तो वो दूसरों को समर्थन किस आधार पर करेगा? तो सिद्धांत है कि नहीं? नहीं, सिद्धांत बता रहा हूं। आपने एक सवाल पूछा कि सीट बंटवारे का कोई ना कोई सिद्धांत होगा कि नहीं, हर पार्टी का। तो सिद्धांतों के आधार पर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और हमारी कोशिश केवल गठबंधन की नहीं है, ये पहला गठबंधन करने के बाद में महागठबंधन के लिए भी हमारा प्रयास होगा। ये तो गठबंधन बनेगा और गठबंधन के बाद में अगला प्रयास जो है वो गठबंधन के आधार पर महागठबंधन होगा। और महागठबंधन में कोशिश होगी कोई बड़ी पार्टी जो है वो इस महागठबंधन में शामिल हो जाए, न अन्यथा कोई एक पार्टी अपोजिशन की, कांग्रेस, समाजवादी, बहुजन समाज पार्टी, ये 3 में से जो बड़ी पार्टियां हैं, कोई भी एक पार्टी भारतीय जनता पार्टी को परास्त करने के लायक है, तो ये तो भ्रम वाले लोग भ्रम पाल रहे हैं। कल आपका कार्यक्रम कितने सर बजे ये से है? बताइए, ये कल कितने बजे? 4 बजे से होगा। सर एक बात है, आपने और भी बहुत सारे दल हैं जो अभी रह गए हैं, चाहे वो शिवपाल जी का हो, हाँ, चाहे शिवपाल जी का दल हो, चाहे राजा भैया का दल हो। कौन सा? शिवपाल जी का राजा- हाँ, हाँ। समाजवादी पार्टी है, राजा भैया की जनसत्ता पार्टी है, तो इस तरीके के दलों को क्यों नहीं ला रहे हैं अपने साथ में आप? अब वो जैसे महागठबंधन की बात हम आपको कह रहे हैं ना कि ये गठबंधन बनने के बाद महागठबंधन की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे ना, उनमें शिवपाल जी का भी नंबर लगेगा। शिवपाल जी के साथ तो एक बार हम रैली कर चुके हैं, आपको याद होगा। प्रमावई मैदान हमने पूरा भर दिया था, नहीं याद नहीं?
आप अरे कमाल है भाई, पूरा का पूरा ग्राउंड भर दिया था, उसका वीडियो हमारे पास अभी भी है। शिवपाल जी की हमारे साथ बातचीत के लिए कोई नई बात थोड़ी है, अभी उनके महासचिव से बात हुई थी ना, बात हो रही है, हाँ, उससे भी बात हो रही है, बात चल रही है। हाँ। अब वो थोड़ा भतीजा और चाचा के प्यार और प्रेम तो होता ही है, इसको आप नकार नहीं सकते। एकदम से आप चाचा को भतीजे से अलग नहीं कर सकते ना। दूसरे नंबर पर हमारा गठबंधन है उनके लिए, पहले तो चाचा होगा, पहले भतीजा होगा, उसके बाद होगा। अगर जो 3 पार्टियों का आपने नाम लिया, बसपा, सपा और कांग्रेस जी, अगर इनको ज्यादा सीटें आई तो क्या आप इनका मुख्यमंत्री बनवाएंगे? किसका? इन 3 पार्टियों की अगर ज्यादा सीटें आई, कम सीटों वाला बहुजन समाज पार्टी का मुख्यमंत्री बनाया गया था, याद नहीं आपको? उत्तर प्रदेश में 63 सीटें बहुजन समाज पार्टी की थी और काशीराम जी ने 63 वालों का मुख्यमंत्री बनवा दिया था। आपके यूपी की कहानी है। ये तो परिस्थितियां निर्भर करती है मान्यवर। वो तो महाराष्ट्र में भी हुआ, जिसकी सबसे कम सीटें थी उसका आदमी देखो, ये राजनीतिक पार्टी चलाने वाले नेतृत्व कितना मजबूत होता है, उसकी अपनी स्टैंडिंग कितनी होती है, उसके आधार पर होता है। वो तो पुरानी बात हो गई, क्योंकि आपने कहा पुरानी कैसे होती है? आज की बात करो तो महाराष्ट्र में आपके यही हाल है ना। जो ये आज के तारीख का महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी 1 साल हो गया, आज की बात नहीं कह रहे आप। मैं महाराष्ट्र से ही आता हूँ, नागपुर का रहने वाला हूँ, आरएसएस का हेडक्वार्टर से महाराष्ट्र का ही रहने वाला हूँ। मेश्राम जी, आप मीडिया को इतना उसमें ले रहे हैं, हाँ? अपने भनक में ले रहे हैं मीडिया को आप इतना, तो आगे पार्टी कैसे चलाएंगे आप? पार्टी आप लोगों के दया के ऊपर चलाएंगे, नहीं, जैसे आड़े हाथ आपके ऊपर कृपा के ऊपर चलाएंगे। आज आपको बता दें कि मीडिया ने एक सिंगल लाइन की हमारी खबर आज तक नहीं छापी। अभी हमारा संगठन 31 राज्यों के 567 जिलों में 4,500 तहसीलों में 22,000 ब्लॉक में 1.5 लाख गांव में फैला। आप लोगों ने सिंगल लाइन नहीं छापी। अब ये आप बोल रहे हैं कि अरे आप आकलन करिए अपना कि आपकी एक लाइन क्यों नहीं छपी। ये आकलन आप करिए, हम लोग तो करते ही रहते हैं, छापते ही रहते हैं। अपना आकलन हमारा करिए कि आप क्यों हमारा नहीं छपे हैं। हमारा आकलन अभी आज मौका नहीं है बताने का, नहीं तो हम वो भी बता देंगे। आज हमको केवल रैली के रेफरेंस में बात करना है। अब मीडिया को आकलन नहीं करते हैं, ऐसा समझना गलत बात है। कि आप कह रहे हैं एक लाइन नहीं छापी, आप अपना बोल जी। दीजिए कि आपने भारत 10 बंद लाइनें आपने 2 बार सक्सेसफुल कराया। हाँ, ये तो 100% न्यूज बननी चाहिए थी, बनी नहीं बनी। इसका मतलब या तो मीडिया ने आपको हल्के में लिया या आपने मीडिया को हल्के में लिया। अब ये तो मीडिया वाले ही बता सकते हैं, हम क्या बता सकते हैं। भारत बंद तो एक राज्य में थोड़ा सा हो जाता है तो अखबार में और चैनल में चल जाता है कि फलानी जगह बंद हो गया, ढिकानी जगह बंद हो गया। तो हाँ। आप तो भारत बंद करवाए थे तब हाँ, मीडिया में। तो ये तो मीडिया वालों को डिसाइड करना है कि जनहित में खबर छापना है कि नहीं छापना है। जनहित में खबर छापनी है कि नहीं छापनी है, जनहित के विरोध में छापनी है कि और कोई तरीके से छापनी है, ये तो आप लोग ही जानते हैं। हम तो आप लोगों के मैडम सवालों के जवाब दे रहे हैं। नहीं, आप जवाब कम दे रहे हैं, मीडिया का आड़े हाथ तो ज्यादा ले रहे हैं। आड़े हाथ के लिए कि हम आड़े हाथ काय के लिए लेंगे? आड़े आज देखो सवालों के जवाब दे रहे भाई। हमारे पास जो डाटा है, हमारे पास जो जानकारी है, जो फैक्ट है वो बता रहे। वो मान्यवर ने कहा कि दूसरे के मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो आपके यूपी का इतिहास है 63 एमएलए वाला आदमी मुख्यमंत्री बन गया और ज़्यादा संख्या वाला मुख्यमंत्री नहीं बना है। यहाँ ही का इतिहास है, बस इतना ही बता रहे, याद दिला रहे आप लोगों को। तो कम संख्या वाला मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। ये तो राजनीतिक परिस्थितियाँ निर्भर करती है। आपका ऐसा कई बार आरोप आया है, आपका कई बार आरोप आया है ईवीएम में घोटाला होता है और बीएमसी पार्टी के आप समर्थन में हैं। क्या ईवीएम से चुनाव होगा तो संदर्भ में आपका क्या नजरिया है? देखो, मैं सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम मशीन के विरोध में केस लड़ चुका हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने मेरी बात को मान लिया है, ईवीएम में घोटाला होता है। जी नहीं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कभी नहीं कहा कि इनको मेरी तरफ से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की कॉपी दे देते। हाँ भाई, जजमेंट की कॉपी देना।
मैं मान्यवर मैं सुप्रीम होता नहीं, अभी हो सकता है। इसका क्या मतलब जांच का विषय है। इसका क्या मतलब है? सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है पैरा नंबर 20, पैरा से जानता हूँ, पैरा नंबर 29 में कि ईवीएम में घोटाला होता है। पहली बात सुनिए, आगे सुन तो लीजिए। आपको डाटा लेकर के गलत साबित करने के लिए आपके पास मौका है, जानकारी ले लीजिए। हम कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि इसलिए घोटाला होता है, इसलिए फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव करने के लिए पेपर ट्रेल मशीन लगाई जाए। उसमें भी तो अगर घोटाला नहीं होता है ईवीएम में तो सुप्रीम कोर्ट ने पेपर ट्रेल मशीन फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव करने के लिए लगाया जाता है, ऐसा ऑर्डर क्यों दिया? अब मैं केस लड़ चुका हूं, केस जीत चुका हूं, तो इसलिए मैं सारा डाटा जानता हूं ना। आपको मैं सारी कॉपी दे देता हूं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की। एक बार सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया घोटाला होता है तो मामला तो खत्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट संविधान की सर्वोच्च संस्था है, व्याख्या करने वाली। अगर उन्होंने मान लिया घोटाला होता है तो फिर मामला खत्म हो गया है, चर्चा का मामला नहीं है। घोटाला होता है, उन्होंने मान लिया, फिर उसमें चेंज करने के लिए उन्होंने फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट के लिए पेपर ट्रेल लगाया। पेपर ट्रेल लगाने के बाद आदेश देने के बावजूद भी चुनाव आयोग ने नहीं लगाया। फिर मैं सुप्रीम कोर्ट गया और 24 अप्रैल 2017 को दूसरा ऑर्डर लाया और फिर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि 2019 के चुनाव में सारे देश भर में पेपर ट्रेल मशीन लगाई जाएगी मेरे ऑर्डर पर। मान्यवर, आपको वो भी कॉपी दे देता हूं। अगर आप खबर छापना चाहते हैं तो बहुत सारा फैक्ट दे देता हूं, तथ्य कैसे घोटाला होता है। पूरे एक्सपर्ट टेक्निकल इंजीनियर लोगों के साथ देता हूं आपको। बोल लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेना चाहते हैं